सो इन क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या बोला गया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अब आपको तीनों एक्टिविटीज को साथ में लिखना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब ये तीनों एक्टिविटी हम साथ में लिख के फाइंड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इन क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन पर्टिकुलर्स, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, increase in bills payable, sale of fixed assets, repayment of long term loan and net profit for the year दे दिया गया है। अब जो डिक्रीज इन स्टॉक है दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन बिल्स पेबल है ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम लोग जब सम्स पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने के बाद डिफाइन कर देंगे कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, तो साइड में लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो यहां पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम प्रिपेयर कर देंगे। अब यहां पे सबसे पहले ए में आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आउटर कॉलम आपका चला जाएगा 20,000। इसमें आप ऐड करोगे दैट इज डिक्रीज इन स्टॉक 80,000, increase in bills payable, so increase in bills payable है 1,20,000, so outer column 2 lakh, so total किया तो 2,20,000 आ गया। so that is your net cash flow from operating activities, this is your A column। अभी भी now that is your investing activity, और यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एक ही है दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। So sale of fixed assets has been given to you 3 lakh। अभी 3 लाख को लिख देंगे और उसका टोटल कर देंगे। वैसे ही 2 लाख जो 20,000 लिखा था उसके नीचे भी डबल लाइन कर देंगे। नाउ सी इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको रीपेमेंट करना है, so repayment of long term loan and that is of 5 लाख रुपीज, और वो नेगेटिव में जाएगा क्योंकि आपने रीपेमेंट किया है।
जब ये तीनों हो जाएगा तब आपके उसके बाद आपको करना है टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये आपका सी है, ये आपका बी है। सो 2,20,000 प्लस 3 लाख 5,20,000, 5,20,000 में से 5 लाख गए तो इट विल रिमेन ओनली 20,000। अब इस 20,000 में आप ऐड करोगे आपका ओपनिंग कैश बैलेंस। तो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस जब आप ऐड करोगे तो दैट इज 1,50,000। अब इसका टोटल किया तो 1,70,000 हो गया, जो टैली होना चाहिए आपके क्लोजिंग कैश बैलेंस से। अब आप चेक करो कि क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 1,70,000। सो दैट हैज टू बी इक्विवेलेंट होना चाहिए क्लोजिंग कैश बैलेंस से, इक्विवेलेंट टू इट, तभी आपका सम ये कंप्लीट और टैलीड माना जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड आपको दे दिया गया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां साइड में आप एफ लिख देना, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस में ब्रैकेट दिया है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, तो ओ लिख दो साइड में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 15% डिबेंचर्स। अब जो 15% डिबेंचर्स है वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, बट अब आपको यहां से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलेगा, सो दैट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज, सो जो ट्रेड पेबल्स है एंड अदर करंट लाइबिलिटीज है वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट एसेट्स हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपको लास्ट में चाहिए, जब हम तीनों का टोटल करते हैं उसके बाद चाहिए। तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। चलो तो प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट March 31, 2020, particulars, amount rupees, amount rupees। ओके, सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो अगर आप देखोगे तो आपको सरप्लस में आपको दिया था 1,83,000,
-82,000, आउटर कॉलम 1,01,000। आप इसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 15% ऑफ 50,000 देंगे, so that comes to 7,500, तो 108500। तो ये जो आपको मिलता है टोटल, दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो ये था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,08,500। अब आप इसमें ऐड करोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स and decrease in trade receivable। तो आपका अगर आप ट्रेड पेबल्स के बारे में अगर बात करोगे तो 1,50,000 minus 1,10,000, so that comes to 40,000। रिसीवेबल में है 70,000 minus 32,000, so that comes to 48,000। no, it's 38,000, so outer column will be 78,000। ऐड कर देंगे तो 1,86,500। इसमें अब आप लेस करोगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो अगर आपकी करंट लाइबिलिटी आप चेक करोगे तो यू हैव बीन गिवन 12 and 20, so that means 20,000 minus 12,000, तो 8,000 that will be subtracted। increase in stock, तो आपका जो स्टॉक था, इन्वेंट्री था 206,000 minus 1,50,000, so that comes to 56,000। आउटर कॉलम 64,000 माइनस करना है तो 1,22,500। तो ये हुआ टोटल। सो दैट टोटल इज कंसिडर्ड एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद हमारा बी होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था वो जाएगा। सो दैट इज फर्स्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2,74,000 minus 1,17,000 is 1,57,000। Purchased of investment, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज 68,000 माइनस 55,000, सो 13,000 रुपये आ गया। तो ये सब माइनस होंगे, सो दैट कम्स टू 1,70,000 माइनस। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1,70,000 ब्रैकेट में। सो दैट इज नेट कैश used in
investing activity. Now we talk about C, financing activity. तो ये जो था आपका बी था। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल के बारे में था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल है 2,50,000 माइनस 2 लाख, सो दैट कम्स टू 50,000। फिर आपका डिवेंचर था, तो डिवेंचर के लिए आप लिख दोगे इशू ऑफ 15% डिवेंचर, सो दैट इज 80,000 minus 50,000, so that comes to 30,000. So outer column is 80,000. अब इसमें से आपको लेस करना है इंटरेस्ट पेड ऑन कैश। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर किया था आपने, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो है वो कितना आएगा, तो दैट वाज 7,500 हमने पे किया था, तो 72,500। सो दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ये 7,500 हमने ऊपर भी काउंट किया था ओवर ईयर, दैट इज ऑफ 15% ऑफ 50,000, मतलब हमारे पास से पैसा गया, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 72,500। सो दैट इज कंसिडर्ड एज योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज सी। और इसका टोटल कर देंगे आप। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी में, तो 1,22,500 प्लस 72,500 आप ऐड कर दोगे, तो योर टोटल विल बी 1,95,000। उसमें से आपको 1,70,000 माइनस करना है, तो आपके पास रिमेन रहेगा 25,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25,000। अब इसमें आप ऐड करोगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, so that comes to 95,000। और ये जो 95,000 है वो आपके क्लोजिंग से टैली होना चाहिए, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब आप चेक करो कि आपका जो क्लोजिंग है क्या वो 95,000 है, द आंसर इज यस है, तो इसका मतलब है कि आपका ये सम राइट हो गया एंड इट गेट टैलीड। सो क्वेश्चन नंबर 43 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक, you have been given the following is the balance sheet of the Fine Products Limited as on 31st March 20, particulars note number 31st March 20 and 19 is given to you. Now equity and liabilities, shareholders fund, share capital दे दिया, equity share capital, reserve and surplus। अब रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 लिखा है, तो इसके लिए आपको नीचे वर्किंग नोट में जाना है, और वर्किंग नोट में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट जनरल रिजर्व एंड सेकंड इज सरप्लस बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब एक रिजर्व पार्ट है और दूसरा है सरप्लस पार्ट। फिर करंट लायबिलिटीज में आपको दे दिया है ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड देन एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
जब आप टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करोगे तो टेंजिबल एसेट्स आपके अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी में. Current assets is inventories, trade receivables, cash and bank balance, that is opening and closing is given to you. अब एक नोट दिया हुआ है. Proposed dividend on equity for the year ended on 31st March 2018 and 19. That is 2019 and 20 are 39,000 and 45,000 respectively. You are required to prepare cash flow statement for the year ended on 31st March 2020. Okay. चलो प्रिपेयर करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो statement of fine products limited as at March 31, 2020. Particulars, amount, rupees, amount, rupees. सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड कर देंगे. और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हमेशा एज पर नेट प्रॉफिट सरप्लस लिखते हैं. सो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड loss account. So you have been given the profit surplus दिया हुआ 27,000 minus 18,000. तो 27,000 में से आप 18,000 माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपये आएगा. तो दैट गोज टू ऑटो कॉलम 9,000. देन आप उसमें आप ऐड करोगे. अब ऐड हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. And that is given to you 10,000. Transfer to general reserve. Dividend paid. During the year. अब आपने डिविडेंड कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर के लिए, तो यहाँ पे चेक करो. नीचे की लाइन में नोट में लिखा था 39,000. नोट वाज रिटन प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड. तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाज 32,000. आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आप चेक करोगे ऑफ करंट ईयर. outer column 3, 3, 6, 7, 8, 81,000. so outer column is 90,000 आ गया टोटल. so ये था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. अब इसमें आप एडजस्टमेंट लिखेंगे दैट यू हैव टू ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपको गुडविल दे रखी है.
40,000, 50,000. So that is 10,000. Outer column 1 lakh. Again you will add increase in trade payables, decrease in inventories, अगर आप ट्रेड पेबल्स चेकआउट करेंगे तो आपका ट्रेड पेबल्स जो है दैट इज 53 एंड 35. द डिफरेंस इज 18,000. डिक्रीज इन इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक्स 57 एंड 39, 18,000. So outer column 36,000, 1,36,000. इसमें से आप लेस करोगे डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज. आपकी अगर अदर करंट लायबिलिटीज आप चेक करोगे तो 8,000 6,000 दे रखा है, तो दैट इज 2,000 डिक्रीज हो गए. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स था 75 से हो गया 1,08,000. सर डिक्रीज इन ट्रेड, So increase in trade receivables is 33,000. So ये माइनस होगा बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स माइनस होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस होता है. So that comes to 35,000 माइनस होगा. So you will get 1,01,000. तो ये जो 1,01,000 आया that is your net cash generated, net cash generated from operating activities. अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेस टैक्स पेड. तो अब आपने टैक्स पेड कितना किया, तो 28,000 आपने अपना टैक्स पे किया जो आपको लिखा गया था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. तो 28,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट 73,000. सो जो 73,000 आपको मिला दैट इज नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब हम फाइंड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. तो सेल ऑफ लैंड हुआ था, तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो आप लैंड एंड बिल्डिंग में जाओगे तो 1,10,000 माइनस 57,000 किया तो यू विल गेट 53,000. फिर आप उसमें से माइनस करोगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सो 1,91,000 में से 90,000 गया, तो 1,01,000 का आपने परचेज किया. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो आपके जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थे
35 and minus 10, that is 25,000. सब्ट्रैक्ट होंगे, सो आउटर कॉलम विल बी 1,26,000, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 73,000. So that is your net cash flow. Used in investment activity. Now see, financing activities. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आपका सबसे पहले आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने किया था. ₹3,00,000 से 3,50,000 हो गया, तो मतलब 50,000, बिकॉज पहले था 3,00,000, बाद में हुआ 3,50,000, मतलब आपने 50,000 इशू किया शेयर कैपिटल. इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका डिविडेंड पेड जो आपने किया था, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 39,000. सो आ गया 11,000. So that is your net cash flow from financing activity. तो ये था C का टोटल. So total of A plus B plus C. So चलो चेक करते हैं. A का टोटल था 73,000, उसमें से 73,000 चला जाएगा, डैश हो गया, तो 11,000 रुपया ही बचेगा. अब इसमें आप ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000, तो 28,000 मिलेगा. सो दैट इज योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमारा टोटल से टैली हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस से. तो दैट मीन्स अवर सम इज राइट.